हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी से एक पैसेज। बुक बहुत अच्छी है। ये न केवल आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की पावर को और इन्हेंस करेगी, साथ ही आपके निजी जीवन में भी बहुत ज़्यादा ये आपको अफेक्ट कर सकती है। तो आप इसको इस सेशन के अलावा भी पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। इस सेशन में हमारा जो एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा रूल्स ऑफ ग्रामर समझने में। जो भी हम पैसेज डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्या रूल्स यूज़ हुए हैं, साथ ही क्या कुछ खास वर्ड्स वोकेबलरी के हम सीखेंगे इससे, और साथ ही आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है कैसे आप डिकोड कर सकते हैं, और जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो है चैप्टर 1 का, जिसका नाम है द वेकअप कॉल। इसमें जो ये वाला पैसेज है, ये फर्स्ट पैसेज डिस्कस करने वाले हैं। आइए अब शुरू करते हैं। ही कोलैप्स्ड राइट इन द मिडिल ऑफ अ पैक्ड कोर्ट रूम। देखिए, ही का यूज़ बताया गया है कि किसी को रेफ़र किया गया है, आदमी के लिए यूज़ किया जाता है, तो ही का यूज़ हुआ है। और उसके साथ में कोलैप्स्ड, कोलैप्स होता है ढह जाना या गिर पड़ना। अचानक से कोई भी बिल्डिंग या कोई आदमी अगर गिर जा रहा है एकदम से ज़मीन पर, तो वहाँ कोलैप्स यूज़ होगा। और ये है कोलैप्स की सेकंड फॉर्म। कोलैप्स की स्पेलिंग होती है COLLAPSE, और उसके साथ में इन्होंने डी और लगा दिया, तो ये हो गई उसकी सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि जो बात हो रही है इस सेंटेंस में वो बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ही हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या यूज़ करेंगे आप सब्जेक्ट के साथ में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ही कोलैप्स्ड राइट इन द मिडिल ऑफ अ पैक्ड कोर्ट रूम। राइट होता है, राइट इन द मिडिल मतलब एकदम बीचों बीच या फिर ठीक बीच में। ऑफ अ पैक्ड कोर्ट रूम, पैक्ड मतलब खचाखच भरा हुआ, कोर्ट रूम न्यायालय कक्ष, तो वह ढह गया या वह गिर पड़ा एक खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में, और वो भी कहाँ? ठीक बीचों बीच। तो इस प्रकार से हम पूरा सेंटेंस ये कह सकते हैं कि वो एक खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में, न्यायालय कक्ष के बीचों बीच ढह गया। ठीक है, ये तो इसका हुआ हिंदी रूपांतरण। अब समझते हैं क्या कुछ हम इससे जो है सीख सकते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने डिस्कस किया कोलैप्स। आइए इसका मतलब समझते हैं। कोलैप्स यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो है वर्ब। कोलैप्स नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। कोलैप्स मतलब ढह जाना, और कोलैप्स अगर नाउन है तो वो होगा द कोलैप्स ऑफ समथिंग, किसी चीज को गिरना या गिराना। तो इसका मतलब होता है टू फॉल डाउन, नीचे गिर जाना, और ब्रेक इनटू पीसेस सडनली, या फिर अचानक से टुकड़ों में बिखर जाना। वहीं एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एग्जाम में या कहीं भी आप कोलैप्स के साथ में डाउन का यूज नहीं करेंगे। कोलैप्स के साथ एक्चुअली कुछ भी यूज नहीं होता। जैसे कि फॉल डाउन, फॉल के साथ तो आप डाउन दिखाएंगे, लेकिन कोलैप्स अपने आप में ही डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है, फॉल डाउन। तो इसके साथ में आप डाउन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ये कहीं पर यूज होता है कोलैप्स डाउन, तो वो गलत यूज हो रहा है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और अब बात आती है कि भाई मिडिल से पहले दा का यूज क्यों हुआ है। अब मिडिल से पहले दा का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये है कुछ एक इडियोमेटिक फ्रेजेस। इनको आप चाहें तो जो आर्टिकल्स वाला चैप्टर है किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर लीजिए। इन द मिडिल दर्शाता है बीचों बीच, पोजीशन को रेफर कर रहा है ये। ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं इन द राइट या फिर इन द रॉन्ग। इस तरीके से ये इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि पैक्ड, पैक्ड जो है वो कोर्ट रूम जो कि एक नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है। और ये है क्या? ये है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का काम ही होता है विशेषता बताना नाउन की। तो कोर्ट रूम जो कि एक नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है पैक्ड। अब पैक्ड से पहले ए का यूज किस लिए हुआ है वो समझिए। ए का यूज हुआ है एक खचाखच भरे न्यायालय कक्ष को दर्शाने के लिए। अभी जो स्पीकर है जो कि आपको ये कहानी नरेट कर रहा है, जैसे कि मैं आपको कहानी नरेट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको अभी तक न्यायालय कक्ष के बारे में नहीं बताया था। आप कंक्लूजन पे पहुँचने से पहले ये समझिए कि जो ए और दाम में बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जैसे आपकी और मेरी कन्वर्सेशन हो रही है या मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, तो
अगर मैं किसी तथ्य को आपके सामने पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं तो मैं वहां पर यूज करूंगा इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज ए और एन। और अगर मैं उस बात को पहले से आपको बता चुका हूं तो मैं यूज करूंगा दा। अभी इस सेंटेंस में देखिए, मैंने यहां पर पैक्ड से पहले ए का यूज किया है। अब आगे की हमारी कन्वर्सेशन में अगर फिर से पैक्ड आता है, पैक्ड कोर्ट रूम, तब मैं उसके लिए दा का यूज करूंगा, क्योंकि आपको भी पैक्ड के बारे में पता है और मुझे भी पैक्ड के बारे में पता है। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं और एन को, ए एन और दा को। तो अब एक चीज ये समझिएगा आप लोग कि ये एक तरीका है केवल, आप इसको रैंडमली सब जगह यूज नहीं कर सकते कि भाई ए और एन का यूज और दा का यूज आप इस तरीके से करें। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का को यूज करने का एक तरीका बताया मैंने आपको। ये कोई यूनिवर्सल क्या कह सकते हैं रूल नहीं है, ये केवल एक तरीका है जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही वाज, वह था, वन ऑफ दिस कंट्रीज, कंट्री के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। हो सकता है केवल आप जो निर्जीव चीजें हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, बाकी आप कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का दर्शाने के लिए या समय को दर्शाने के लिए, और जैसे कंट्री के लिए यूज किया है। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते टेबल्स लेग, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जो टेबल है उसका पैर, उसको इस तरह से नहीं दर्शा सकते। उसको आपको दर्शाना पड़ेगा लेग ऑफ टेबल, जो टेबल है उसका पाया। अगर आप कन्वर्सेशन में अपनी यूज़ कर सकते हैं तो इसको आप स्पष्ट समझ लीजिए कि केवल जो सजीव चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, या फिर जैसे कंट्री है या टाइम है, इस तरीके से यूज़ करेंगे केवल आप अपोस्ट्रोफी एस। तो अभी वापस से आते हैं इधर। ही वाज वन ऑफ दिस कंट्रीज, इस कंट्री का, दिस कंट्री मतलब इस कंट्री का एक था। अब जहां पर वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ के बाद में फिर आ गई है नाउन, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा उस नाउन की प्लूरल फॉर्म यूज की जाएगी, क्योंकि कई लोगों में से एक को चुनना है आपको। और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, कन्वर्सेशन में, या कहीं भी। बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आ रही है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए नाउन अभी खत्म नहीं हुई है, कंट्रीज अभी भी, कंट्री का, देश का तो आगे भी है ये, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ट्रायल लॉयर्स। अब देखिए यहाँ पे जाके ये नाउन खत्म हो रही है और ये नाउन लॉयर का प्लूरल है, लॉयर्स। तो यहां पर इन्होंने एस यूज किया है, तब ये ठीक है। अभी बाकी की चीजें भी समझ लेते हैं। देखिए मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड, मोस्ट होता है सबसे ज्यादा, और डिस्टिंग्विश दो चीजें होती हैं। अगर यहां पे जैसे इन्होंने डिस्टिंग्विश्ड यूज किया है ईडी लगा करके, तो ये तो हो जाता है आपका एडजेक्टिव। लेकिन अगर ये खाली होता डिस्टिंग्विश, ईडी नहीं होता, तब इसमें होती, तब इसका मतलब होता, ये होती वर्ब, जिसका मतलब हो जाता है टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, दो वस्तुओं या लोगों के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको पहचानना, तो वो वर्ब होती। अभी आप समझ गए, ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा। तो वो था, क्या था, इस देश के सबसे अच्छे और सम्मानजनक, यहाँ जो एडजेक्टिव है वो है फेमस, या डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मुकदमा लड़ने वाले वकीलों में से एक था। इसका हिंदी रूपांतरण हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए डिस्टिंग्विश्ड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव है, बता चुके हैं आपको पहले ही, इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल एंड रेस्पेक्टेड बाय अदर पीपल। ये बताता है डिस्टिंग्विश का अर्थ कि वो महत्वपूर्ण, सक्सेसफुल और रेस्पेक्टेड बाय अदर पीपल, और जिनकी दूसरे लोग रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। प्रतिष्ठित आप इसको एक शब्द में कह सकते हैं। डिस्टिंग्विश हमने डिस्कस कर लिया है। ही वॉज ऑल्सो अ मैन, वह था भी एक आदमी, वह एक ऐसा आदमी भी था, इसका मतलब हो जाएगा, या वह एक ऐसा आदमी था, हु वाज, जो कि था, एज वेल नोन, जो कि ये इसके लिए भी, देखिए एज वेल और आगे भी एज यूज हुआ है ये यहाँ पर, तो एज वेल और बीच में कोई अगर चीज है और उसके बाद एस है, तो इसका मतलब ये होगा कि कंपैरिजन हो रहा है, या फिर दो चीजों को साथ में रखने की बात हो रही है। जैसे कि रमेश एज वेल एज सुरेश, रमेश और सुरेश, एज वेल एज का मतलब आप समझ सकते हैं और के तौर पर, एंड के तौर पर। तो
ही वॉज ऑल्सो अ मैन, वो एक ऐसा आदमी था जो कि जाना जाता था या वो बहुत अच्छे से जाना जाता था फॉर द $3000 इटालियन सूट्स, $3000 के जो इतालवी सूट्स हैं उनके लिए भी जाना जाता था। और वो सूट्स कैसे थे? विच ड्रेप्ड हिज वेल फेड, वेल फेड होता है हष्ट पुष्ट, अच्छा ताजा मोटा ताजा, फ्रेम होता है ढांचा, जो कि ड्रेप होता है लपेटना, जो कि उसके अच्छे हष्ट पुष्ट शरीर के ऊपर लपेटे हुए थे। और क्या लपेटे हुए थे? $3000 के जो इतालवी सूट थे उनके लिए भी वो जाना जाता था। एज, और इसके अलावा भी एज फॉर हिज रिमार्केबल स्ट्रिंग ऑफ लीगल विक्ट्रीज। देखिए स्ट्रिंग ऑफ होगा सीरीज ऑफ, वैसे तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई डोरी या फिर फीता सुतली, लेकिन यहाँ पर जो ये कन्वे करना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं सीरीज ऑफ लीगल विक्ट्रीज, जो उसकी न्यायिक जीत थी उनकी सीरीज श्रृंखला के लिए भी। रिमार्केबल होता है टिप्पणी या फिर बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं आप, जिसके ऊपर टिप्पणी की जा सके, या उत्कृष्ट कह सकते हैं। उसकी जो उत्कृष्ट जीते थी, जीतों की श्रृंखला थी, न्यायिक जीतों की जो श्रृंखला थी, उसके लिए भी वो जाना जाता था। अभी तो हमने कर लिया इसका हिंदी रूपांतरण। अभी आप समझिए कि अब इससे हम क्या सीख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, $3000 इटालियन सूट्स। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, एक चीज़ होती है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या निकल के आता है? कंपाउंड नाउन बोलते हैं नंबर प्लस नाउन को, जैसे कि 10 डे टूर। अभी देखिए ये है नंबर प्लस नाउन, तो इसके आप नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि न्यूमेरिक कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल में यूज नहीं करेंगे, बशर्ते वो जो है किसी दूसरी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो किसी दूसरी नाउन की विशेषता बता रहा हो। कैसे? अब यहां समझिए आप कि ये जो है $3000 इटालियन सूट्स, ये सूट की विशेषता बता रहा, तो हमने यहाँ पे $3000 यूज नहीं किया। होना तो यही चाहिए था कि $3000, तो 3000 तो वैसे भी प्लूरल है और इसके साथ डॉलर हमने यूज किया, केवल एस का यूज नहीं किया। तो एस इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल नाउन है $3000 इटालियन, ये नंबर प्लस नाउन, ये जो है ये सूट की, जो कि अपने आप में एक नाउन है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अभी एक नियम ही हमने ये सीख लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पर जान लिया स्ट्रिंग का मतलब हिंदी में मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर जो यूज हुआ है वो सीरीज के तौर पर यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आई सिंपली स्टूड देयर। सिंपली स्टूड मतलब मैं बस वहीं खड़ा रहा। सिंपली होता है साधारणतः, लेकिन यहाँ जो मतलब निकल के आएगा वो होगा मैं बस वहीं खड़ा रहा। देयर मतलब वहीं, स्टूड खड़ा रहना, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, और सिंपली हो जाएगा बस, मैं बस वहीं खड़ा रहा। पैरालाइज्ड हो जाता है फालिस पड़ना, या फिर कह सकते हैं आप पंगु हो जाना। पंगु हो गया बाय द शॉक, किसकी वजह से? उस झटके की वजह से पंगु हो गया। किस झटके की वजह से? ऑफ व्हाट, जो कि आई हैड जस्ट विटनेस्ड, जो कि मैंने अभी, जिसका मैं अभी गवाह बना था, या जो कि मैंने अभी अभी देखा था। विटनेस मतलब गवाह बनना या फिर देखना। द ग्रेट जूलियन मेंटेल। देखिए द ग्रेट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा द ग्रेट अशोका, उसी प्रकार से किसी को और ज़्यादा मतलब एम्फसाइज करने के लिए, उसको पद को और बढ़ाने के लिए आप द ग्रेट का यूज़ करते हैं। तो द ग्रेट जूलियन मेंटेल। अब ये जूलियन मेंटेल है क्या, जिसके बारे में हम अब तक बात करते आ रहे हैं, वो है ये जूलियन मेंटेल। ठीक है, कहानी का पात्र। हैड बीन रिड्यूस्ड टू अ विक्टिम। देखिए रिड्यूस टू होती है एक फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी को बुरी अवस्था में ला देना या फिर धकेल देना। आइए इंग्लिश में समझते हैं पहले। रिड्यूस टू इज अ फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब, जिसको आप यूज कर सकते हैं कैसे? रिड्यूस्ड समवन टू समथिंग। या तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप हिम, हर, इसी तरीके से देम, जो भी प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी यूज कर सकते हैं, या फिर बिना यूज करे भी। अगर बिना आप यहाँ कोई नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं तब भी ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूज किया है इन्होंने रिड्यूस टू अ विक्टिम। रिड्यूस टू समथिंग का मतलब हो जाएगा टू फोर्स समवन इनटू एन अनप्लेजेंट स्टेट और सिचुएशन। किसी को बुरी अवस्था में ला देना या बुरी अवस्था में परिस्थितियों में लाने के लिए, हो जाने के लिए मजबूर कर देना।
तो जो ग्रेट महान जूलियन मेंटेल था वो अब विक्टिम होता है, पीड़ित की अवस्था में आ चुका था, पीड़ित वाली सिचुएशन में आ चुका था। एंड वाज नाउ स्क्वामिंग होता है छटपटाना, जो कि वर्ब है। वाज के साथ में इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया है, ठीक है। तो स्क्वामिंग मैंने बताया आपको, स्क्वामिंग का मतलब होता है छटपटाना। एंड वाज नाउ स्क्वामिंग ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर पड़ा, हमने ऊपर पढ़ा कि वो कोलैप्स कर गया था, तो कोलैप्स मतलब जमीन पे आके गिरा, और जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। लाइक अ हेल्पलेस इन्फेंट, लाइक मतलब जैसा, एक हेल्पलेस मतलब असहाय, और इन्फेंट होता है बच्चा या शिशु, तो एक असहाय बच्चे की तरह वो छटपटा रहा था। शेकिंग हिल रहा था, शेक मतलब हिलना, शिवरिंग मतलब कांपना, एंड स्वेटिंग लाइक अ मैनियक होता है विक्षिप्त या फिर मेंटली अनस्टेबल, एक विक्षिप्त की तरह वो जो है पसीना, स्वेट मतलब पसीना होता जा रहा था। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दो क्लॉज अलग अलग उनमें कन्वे कर रही हैं, वहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब अलग अलग यूज करेंगे। देखिए जैसे कि हैड बीन के साथ में इन्होंने रिड्यूस का यूज किया है, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये जो है ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। लेकिन यहां पर इन्होंने हैड बीन के साथ में स्क्विर्मिंग का यूज नहीं कर सकते थे, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, तो इन्होंने यहाँ क्या किया है, वाज का यूज किया है अलग से। तो इससे रिलेटेड भी एरर वाले क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है आपको कि अगर किसी सेंटेंस में, किसी कंपाउंड सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो वहां पर यूज की जानी चाहिए। तो स्क्वम हमने पढ़ ही लिया है, टू मूव अराउंड इन योर चेयर बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। स्क्वम मतलब छटपटाना कह सकते हैं आप। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आए। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। इन केस आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि क्या और जो है सुधार हम ला सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।